हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है फडनेर आईएएस में। मेरा नाम देवी सिंह है। हम इंडियन इकोनॉमी का आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत पहला चैप्टर हमने इंट्रोडक्शन हमारा पहला चैप्टर था। दूसरा चैप्टर हमारा इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बोलते हैं हिंदी में। तीसरा चैप्टर जो था हमारा मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीतियां, मॉनेटरी पॉलिसी। और हमारा जो चौथा चैप्टर था बैंकिंग सिस्टम। पांचवा चैप्टर था मनी मार्केट और छठवां था कैपिटल मार्केट। सातवां हमने जो चैप्टर पढ़ा था फिस्कल सिस्टम। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ध्यान से सुनना, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं कल तक की क्लास में। इसके आगे जो रेस्ट चैप्टर हैं, अभी बहुत आधे से ज्यादा इकोनॉमी बाकी है, तो उसे हम सीक्वेंस से ऐसे पढ़ते चलेंगे। देखो, भटनेर आईएएस का हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है और साथ में भटनेर आईएएस का हमारा ऐप है, जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसमें से कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट पीडीएफ टेस्ट मिलेंगे। इसका जो प्राइस है 750, बहुत रीजनेबल प्राइस है। ये हमारा हर एक सब्जेक्ट के स्टेट सिविल सर्विस के यानी प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, चाहे राजस्थान पीसीएस हो, चाहे एमपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो या फिर यूपी पीसीएस हो। और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स बेस्ड ये कोर्स है। यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड कोर्स है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि अगर ये समझो कि इसमें से करीब 15 क्वेश्चन एवरेज यूपीएससी में पूछे जाते हैं, तो आपको करीब 12 जो है नोट्स और लेक्चर से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहीं स्टेट सिविल सर्विस में प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की अगर बात करें, तो वही सेम मेंस में भी आपको देखने को मिलेगा। हमारा एक नया चैप्टर है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेशनल इनकम। अच्छा चैप्टर है, ज्यादा बहुत बड़ा भी नहीं है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, ये चैप्टर है। चलो भी शुरुआत कर लेते हैं। देखो, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना में सबसे सामान्य मेथड है उत्पादन का मेथड, प्रोडक्शन मेथड। इसकी गणना में सबसे सामान्य मेथड है उत्पादन की विधि। क्या भी? उत्पादन विधि। सबसे इसका सामान्य मेथड है उत्पादन विधि। पूरे दुनिया में इसका प्रयोग किया जाता है। इस विधि से एक देश के सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, इन सभी की गणना करी जाती है। तो इसके माध्यम से जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इनकी गणना करी जाती है। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य को इसमें से शामिल किया जाता है और इसी जीडीपी और जीएनपी की मदद से जो है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। मतलब क्या है कि भाई, मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में ये जो मेथड है, एक देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इत्यादि की गणना के लिए एक फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवा के अंतिम मूल्य को शामिल किया जाता है यहाँ। तो इसी जीडीपी और जीएनपी की मदद से राष्ट्रीय जो आय की गणना की जाती है। ठीक है, देखो, इसमें से राष्ट्रीय आय जो है सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित आंकड़े किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के प्रवाह, वस्तु और जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है, उसकी माप है। राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी से देश की अर्थव्यवस्था का साइज और स्वरूप की जानकारी मिलती है। देश की अर्थव्यवस्था की साइज और इसके स्वरूप की जानकारी मिलती है। देखो, इसकी यानी ग्रोथ की माप,
ग्रोथ का मेजरमेंट विशेषज्ञों के लिए एक चुनौती भरा कार्य रहा है। तो वही 1934 में अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुजेंट, एक नाम है लिख देता हूं, ये अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। ये 1934 की बात है, 1934 की बात है, साइमन कुजेंट, ठीक है। तो मतलब इन्होंने सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा प्रस्तावित करने के पहले भी जो आय, इनकम को किसी देश की प्रगति यानी उसका प्रोग्रेस, उनका ग्रोथ जो है, तो संकेतक के तौर पे इस्तेमाल किया जा चुका था। अब ये जो साइमन साहब है, इनके द्वारा इस विधि का प्रयोग जो है देश की सकल घरेलू जो देश की घरेलू और राष्ट्रीय इनकम यानी जो ग्रॉस और नेट रूपों में मापते हुए इनने कुछ अवधारणाएं दी थी। एक जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, और जीएनपी और एनएनपी का विकास किया गया। हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो पहले देखो कि भाई ये जीडीपी एक्चुअल में क्या है, फिर हम आगे से ऐसे बढ़ते चलेंगे। तो आपने देखा नेशनल इनकम को बहुत साधारण सिंपल तरीके से। अब देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी को परिभाषित करते हुए आप कह सकते हो कि किसी भी देश की सीमा के भीतर, ध्यान से सुनना, किसी भी देश की सीमा के भीतर, देश की सीमा के भीतर, बाउंड्री के अंदर, सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य जो है, उत्पादित गुड्स एंड सर्विसेज यानी गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन का जो अंतिम मूल्य के कुल योग, उत्पादित वस्तु और सेवाओं जो हैं, तो उत्पादित वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य के कुल योग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जीडीपी कहते हैं। सिंपल भाषा में सुनो, सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश के सीमाओं के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में गुड्स एंड सर्विस यानी वस्तु और सेवाओं के उत्पादित अंतिम मूल्य के कुल योग को जीडीपी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे समझो, ये देश है हमारा, भारत है। तो देश की सीमाओं के अंदर जो वस्तु और सेवा ये जो उत्पादित हो रही है, इसका तो कोई ना कोई तो मूल्य होगा। अंतिम मूल्य का जो कुल योग है, वही जीडीपी है, ठीक है। इसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी की गणना में यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कौन कर रहा है। जीडीपी की गणना में यह कतई महत्वपूर्ण नहीं होता है कि इसका प्रोडक्शन कौन कर रहा है, बल्कि इंपॉर्टेंट ये होता है कि उत्पादन कहाँ हो रहा है, देश में हो रहा है या देश के बाहर हो रहा है। यदि हमारे देश में विदेशी कंपनियां भी उत्पादन करें, तब भी उत्पादों का मूल्य भी, इन कंपनियों के उत्पादों का मूल्य भी उस भारत की जीडीपी का हिस्सा होगा, मतलब हमारे देश की जीडीपी का हिस्सा होगा। जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आकार, साइज को, स्वरूप को दर्शाती है। जितनी अधिक जीडीपी होगी, देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही बड़ी होगी। जीडीपी में बढ़ोतरी को ही आर्थिक समृद्धि कहते हैं। अगर जीडीपी में बढ़ोतरी होती है, यह आर्थिक समृद्धि कहलाती है।
जीडीपी की गणना में मात्र अंतिम, ध्यान से सुनना, जीडीपी की गणना में मात्र अंतिम उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को ही, अंतिम रूप से प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य को ही सम्मिलित किया जाता है। मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज, जो उत्पादित गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनके अंतिम मूल्य का जो कुल योग होता है उसी को कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब साफ है कि कच्चे माल और किसी भी अन्य प्रकार के लागत को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। कच्चे माल और अन्य प्रकार की कोई भी लागत इसमें सम्मिलित नहीं होगी। ऐसे समझो, मतलब इसका क्या है, जीडीपी की जब भी गणना होगी तो जैसे कि, ऐसे समझो कि जैसे कि कोई एक कंपनी जो है, एमआरएफ जो सुना होगा आपने, तो ये टायर बनाती है, ठीक है। और कोई कंपनी मान लो कि कार बनाती है, उसकी बॉडी बनाती है। तो ये अंतिम उत्पाद देखो, अब कार में मान लो ये टायर लगेगा, तो जो कार फाइनल बन के तैयार हुई, ये कार की बॉडी लिख लो, तो कार बन के फाइनल तैयार हुई, इसका जो उत्पादित अंतिम मूल्य ये जीडीपी में कंसीडर किया जाता है। इसमें से जो रॉ मटेरियल्स है, कच्चा तेल है, वो इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। यानी एक कार्य के निर्माण में, ऐसे समझो कि एक कार्य के विनिर्माण में पहिया एक प्रकार की लागत है जिसका मूल्य कार्य के अंतिम मूल्य में स्वतः सम्मिलित होगा। तो जीडीपी की गणना में यहां कार्य का मूल्य तो शामिल होगा, परंतु पहिए के मूल्य को अलग से सम्मिलित नहीं किया जाएगा, अलग से सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जीडीपी की गणना में किसी भी वस्तु के पुनर्बिक्री के मूल्य को भी शामिल नहीं किया जाता अगर वो दोबारा से बेची जाती है। हस्तांतरण भुगतान को भी इसकी गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। हस्तांतरण भुगतान क्या होते हैं? ये वैसे भुगतान को कहा जाता है जो बिना किसी सेवा के बदले प्रदान किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है, स्टूडेंट कोई सेवा थोड़ी ना देते हैं, सरकार को स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे कि कुछ लोगों को पेंशन, ध्यान रखना सैलरी नहीं, पेंशन। सैलरी तो आप काम दे रहे हो, अगर आप सरकार के साथ काम कर रहे हो तो आपको सरकार सैलरी दे रही है, तो ये कंसीडर किया जाएगा। लेकिन आपको अगर पेंशन मिल रही है तो ये आपको एक प्रकार का ग्रांट है, ये आप प्रकार का एक हस्तांतरण भुगतान है। तो इसके साथ कई सेवाएं ऐसी होती हैं, इनको कंसीडर जीडीपी में नहीं किया जाता है, जिनके बदले किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं होता है। जैसे कि ये समझो कि सगे संबंधियों द्वारा प्रदान की गई घरेलू सेवा, जिसे केयर इकोनॉमी भी कहते हैं, केयर इकोनॉमी का हिस्सा है। तो किसी भी देश की जीडीपी की गणना सरल और सटीक नहीं हो सकती है, एक्यूरेट नहीं, एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं हो सकती है। इसके बहुत सारे कारण हैं जो कि मैंने आपको बताया। क्योंकि हम ना, जैसे हम अपनी ही बात करें, अपने देश की बात करें, तो इसमें दो सेक्टर, एक तो संगठित क्षेत्र होता है, एक असंगठित क्षेत्र होता है। तो भाई असंगठित क्षेत्र में होने वाले उत्पादन और उपभोग की संपूर्ण जानकारी नहीं होती है। जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा अनुमानित होता है, ये अनुमान पर बेस्ड होता है। एक देश की जीडीपी की गणना प्रत्येक तिमाही में से की जाती है, प्रत्येक क्वार्टर करी जाती है। अब जब चारों तिमाहियों की जीडीपी को जोड़ दिया जाता है तो वार्षिक जीडीपी निकल के बाहर आती है। अब जीडीपी के आधार पर अमेरिका जो है विश्व की, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी जो इकोनॉमी है, इसकी जो जीडीपी का साइज है 20.8 ट्रिलियन डॉलर। ध्यान से सुनना, अमेरिका जीडीपी के आधार पे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका साइज 20.8 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि वित्तीय वर्ष 2021 में 2021 में कोरोना महामारी के कारण 2019 के तुलना में जैसे 21.43 डॉलर हुआ करती थी, तो इसके स्तर में गिरावट आई है। तो 19 में ये क्या थी भाई, 21.43 ट्रिलियन डॉलर थी। लेकिन ये कोविड-19 के चलते, कोरोना महामारी के चलते, पेंडेमिक के चलते इसकी जो इकोनॉमी का साइज है गिरावट देखने को मिली है।
अमेरिका की जीडीपी पूरे विश्व की जीडीपी का करीब 25% है। कितना भाई? 25% का योगदान करती है। यह यूरोपीय संघ की जीडीपी से भी अधिक है, उसमें जो 26-27 कंट्री हैं, और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका का जो प्रभाव है वो सबसे अधिक है। लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ जो है चाइना दूसरे स्थान पर है। उसकी जीडीपी कितना है भाई? 15 ट्रिलियन डॉलर। चाइना की जीडीपी का साइज कितना है? 15 ट्रिलियन डॉलर। 15 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। तो उसका ये साइज है। अब इसके साथ साथ देखो कि जैसे कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में चीन भी शुमार है, जिसने कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकारात्मक समृद्धि दर्ज करी है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, जो 15 ट्रिलियन डॉलर के साथ जीडीपी चाइना दूसरे स्थान पर है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रोथ समृद्धि दर्ज की है, समृद्धि दर्ज की है। इस पे कोरोना को फैलाने के चलते इसमें से प्रॉपरली इस पे आरोप लगते रहे हैं कि जो कोरोना है वो वुहान लेबोरेटरी से या वुहान शहर से फैला है। वही ध्यान से सुनना, आपने इसे भी देख लिया, इसने सकारात्मक, ये इस साल के यूपीएससी में पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो अमेरिका की भी जो ग्रोथ है डिक्लाइन करी है, जीडीपी डिक्लाइन करी है, लेकिन चाइना ने इसमें समृद्धि दर्ज की है। साथ ही साथ बात करें 4.9 ट्रिलियन डॉलर, 4.9 ट्रिलियन डॉलर के साथ जापान तीसरे स्थान पे है जरूर तीसरे स्थान पे, अमेरिका से 5 टाइम और चाइना से करीब वही 4 टाइम के आसपास ये क्या है? छोटी अर्थव्यवस्था है। तो ये ध्यान रखना, ये तीसरे स्थान पर है। चौथे और पांचवें स्थान पर, चौथे स्थान पर यानी 4th नंबर पर आपको जर्मनी जो है, चौथे स्थान पर जर्मनी है, और पांचवें स्थान पर आपका ब्रिटेन है, पांचवें स्थान पर ब्रिटेन है। 2.6 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ, बहुत कम, 2.6 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत जो है छठे स्थान पर है। भारत 6th नंबर पर है जीडीपी के आधार पर, ठीक है। भारत छठे स्थान पर है। जो फ्रांस का जो स्थान है 7वां है, फ्रांस का स्थान 7वां है। लगभग 45 मिलियन, ध्यान से सुनना, ये मिलियन है, अभी तक मैं ट्रिलियन की बात कर रहा था, ठीक है। और अगर आपको ट्रिलियन, बिलियन, मिलियन के बारे में जानना है तो सम्मित पात्रा जी से पूछिएगा, ठीक है। और आप बाकी गौरव, क्या नाम था, गौरव वल्लभ जी नाम था, उनने पूछा था ट्रिलियन में कितना जीरो होता है, आप भी पूछ लीजिएगा। तो मैं अभी तक ट्रिलियन की बात कर रहा था। अमेरिका की जो है करीब 20 ट्रिलियन, अप्रोक्सीमेटली 21 ट्रिलियन। चाइना की दूसरे स्थान पे 15 ट्रिलियन। तीसरे स्थान पे जापान जो है करीब 5 ट्रिलियन के आसपास, 4.9। फिर जर्मनी चौथे स्थान पर, पांचवें स्थान पर ब्रिटेन, और भारत छठे स्थान पर है। 7वें स्थान पर फ्रांस है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो 45 मिलियन डॉलर जीडीपी के साथ जो तुवालू, सुना होगा आपने तुवालू, ये विश्व की सबसे छोटी अर्थव्यवस्था, विश्व की सबसे छोटी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी में वृद्धि की दर के आधार पर चीन विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। यानी जीडीपी में वृद्धि की दर के आधार पे, ग्रोथ के दर के आधार पे चीन दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। कोरोना महामारी से पहले भारत सबसे तीव्र वृद्धि पर बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अब नहीं है, अब चाइना है, अब चाइना है। तो ये डेटा ध्यान रखिएगा, मैं अगेन बोल रहा हूं, ये डेटा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपने जीडीपी को अब अच्छे से समझ लिया कि भाई सकल घरेलू उत्पाद किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का अंतिम
अंतिम अर्थात फाइनल मौद्रिक मूल्य है। भारत के लिए यह एक वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। भारत के लिए यह एक वर्ष जो एक फाइनेंशियल ईयर है, एक वित्तीय वर्ष, ये 31 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है। इसका जो आकलन है राष्ट्रीय निजी उपभोग सकल निवेश और इसके साथ साथ सरकारी और जो व्यापार शेष निर्यात और आयात के योगफल के द्वारा भी किया जाता है। इस विधि में देश के बाहर उत्पादित आयातों के व्यय को उन देश उन देश में निर्मित वस्तु और सेवाओं का मूल्य जुड़ा होता है जिसे देश में नहीं बेचा गया है। तो इस दृष्टिकोण में इस्तेमाल किए गए जो पदों को समझना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था वाणिज्य में जो ग्रॉस का मतलब है टोटल, कुल, टोटल मतलब डोमेस्टिक का मतलब है कि उसका घरेलू, डोमेस्टिक का मतलब है उसका घरेलू, उसकी पूंजी में होने वाली आर्थिक गतिविधि, और प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ वस्तु और सेवा। तो जबकि फाइनल का मतलब है कि अंतिम, यानी किसी भी उत्पाद का जब वैल्यू एडिशन का मौका, जैसे कि इसमें से अगर हम अंतिम उत्पाद की बात करें तो किसी भी उत्पाद में वैल्यू एडिशन का मौका नहीं है। तो जीडीपी के मतलब उपयोग जो हैं, जैसे जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ग्रोथ रेट, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि उदाहरण के लिए किसी भी देश की जीडीपी मान लो कि 110 रुपया है। अब यह बीते साल जो है 10 रुपया ज्यादा हो गई, बीते साल से 10 रुपया ज्यादा है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ये कितना, 10% है। जब हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ग्रोइंग इकोनॉमी कहते हैं तो इसका तात्पर्य ये होता है कि देश की आय जो है वो फाइनली रूप से बढ़ रही है, ग्रोथ दर्ज कर रही है, ग्रोथ दर्ज कर रही है। साथ ही यह क्वांटिटेटिव दृष्टिकोण है, यह परिमाणात्मक दृष्टिकोण है। इसके आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन इससे देश के अंदर उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता का स्तर नहीं पता चलता है। स्टेटमेंट बनाया जा सकता है इससे। साथ ही साथ तुलनात्मक अर्थव्यवस्था में इन आंकड़ों का सर्वाधिक उपयोग होता है और आईएमएफ द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के जीडीपी को क्रय शक्ति तुलना यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे जो सुसज्जित रैंकिंग दी जाती है। वर्तमान में भारत का जो है जीडीपी विश्व के मतलब पीपीपी के आधार पर जो है, देखो जीडीपी तो मैंने बताया कि भाई हम 6वें स्थान पर हैं, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के स्थान पे हम 3रे स्थान पर हैं, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद। वैसे प्रचलित विनिमय दर के आधार पे जो है यूएसए में भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। और पीपी जो परचेजिंग पावर पैरिटी पर विशेष जानकारी के लिए मैं आपको इसमें से प्रॉपर पीपीपी मॉडल डिटेल से समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये तीनों कह रहा हूं, आपने ये सारी चीजें जीडीपी के बारे में जो इसका प्रयोग और सारा कुछ समझ गए। ठीक है, अब जीडीपी की गणना के लिए सामान्यतया 3 मेथड का प्रयोग किया जाता है, जरा इसे समझने का प्रयास करिएगा। जीडीपी की गणना के लिए सामान्यतया 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है, 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा मेथड है भाई? देखो, नंबर ए जो है, एक तो है बाजारी मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसी को जीडीपी एट करंट प्राइस या इसी को नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तो पहला है बाजारी मूल्य पर, बाजारी मार्केट प्राइस पर, बाजारी मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। मैंने बताया इंग्लिश में ध्यान से सुनना, इंग्लिश वाले मतलब जो भी हिंदी वाले ही सुने, इंग्लिश वालों को तो देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश वाले पढ़ नहीं सकते हैं। देखो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसी को जीडीपी एट करंट प्राइस
और नॉमिनल प्राइस भी, ध्यान से सुनना, नॉमिनल प्राइस। तो अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस या करंट प्राइस या नॉमिनल प्राइस, तो समझना कि भाई बाजारी मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के बात हो रही है। वही नंबर 2 अर्थात बी, आधार दर पर सकल घरेलू उत्पाद। क्या भाई? आधार दर पर सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी एट बेस प्राइस। इसी को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, या फिर आपने सुना होगा रियल जीडीपी, रियल जीडीपी। सभी को डिटेल से बताऊंगा, बस अभी सुन लो। 2 मेथड देख लिया। तीसरा सी नंबर क्या है? लागत मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, लागत मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। इसको क्या कहते हैं? जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यह प्राइस की बात है। तो ये आपने ये 3 मेथड देखा। अब तीनों को डिटेल से पढ़ लीजिए जरा, ये होता क्या है। देखो, बहुत सिंपल और साधारण भाषा में बताने का मैं प्रयास करूंगा, बहुत परेशान होने की बात नहीं है। नंबर ए जो है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जो पहला नंबर था मार्केट प्राइस, या बाजारी मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, या जीडीपी एट करंट प्राइस, या नॉमिनल जीडीपी। तो जब जीडीपी की गणना, ध्यान से सुनना, जब इस जीडीपी की गणना बाजारी मूल्य पर की जाती है, क्या भाई? बाजारी मूल्य पर, मार्केट प्राइस पर, बाजारी मूल्य पर की जाती है, बाजारी मूल्य पर की जाती है, तब जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहा जाता है। मतलब वस्तु और सेवाओं के वर्तमान मूल्य को सम्मिलित किया जाता है, जो करंट प्राइस है। अर्थात इसकी गणना में अप्रत्यक्ष कर, यानी जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस, कर परिधान, इसमें से सॉरी यानी सब्सिडी, ठीक है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रा संकुचन, तो इत्यादि सबके प्रभाव को इसमें से सम्मिलित किया जाता है। ये सारे प्रभाव इसमें से सम्मिलित होते हैं। इसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस सम्मिलित होता है, सब्सिडी वाला पार्ट सम्मिलित होता है, इसमें से साथ में इसमें से इन्फ्लेशन वाला या फिर मुद्रा संकुचन वाला सभी का प्रभाव सम्मिलित होता है। यदि उत्पादन भी ना बढ़े या उत्पादन घटे भी नहीं, परंतु मुद्रास्फीति या मुद्रा संकुचन या परिधान या अप्रत्यक्ष कर इत्यादि के कारण यदि मूल्य में परिवर्तन हो जाए, तो बाजारी मूल्य के आधार पे जीडीपी क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। बहुत सिंपल है, जीडीपी की गणना बाजारी मूल्य पर करी जाती है। बाजारी मूल्य पर इसकी गणना करते वक्त इसमें से जो टैक्सेस हैं, इसमें से जो सब्सिडी वाला हिस्सा है, इसमें से जो मुद्रास्फीति वाला हिस्सा है या मुद्रा संकुचन है, इसके प्रभाव को इसमें से सम्मिलित किया जाता है। अब ऐसा है, मान लो पिछले वर्ष जीडीपी 100 रुपए की थी और इसका उत्पादन बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, उत्पादन बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, लेकिन और ना ही घटा है, लेकिन मुद्रास्फीति, महंगाई के चलते या फिर मुद्रा संकुचन के चलते या फिर अप्रत्यक्ष कर के चलते या फिर सब्सिडी के चलते अगर इसका मूल्य बदल जाए, इसका मूल्य बदल जाए, 105 हो जाए, मान लो, ऐसा समझो, मान लो कि 105 हो जाए, तो बाजारी मूल्य पर जीडीपी परिवर्तित हो गई कि नहीं हो गई? बाजारी मूल्य पर जीडीपी परिवर्तित होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहा जाता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहा जाता है। दूसरा भी आधार दर पर सकल घरेलू उत्पाद।
यानी जीडीपी एट बेस प्राइस, जीडीपी एट बेस प्राइस। भाई आधार दर पर जीडीपी की गणना में मूल्य को स्थिर रखा जाता है, जो है आधार दर बेस प्राइस के आधार पर जो जीडीपी की गणना की जाती है तो मूल्य को स्थिर रखा जाता है, मूल्य को स्थिर रखा जाता है। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन इत्यादि के कारण से मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को इसमें से सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसकी गणना के लिए एक आधार वर्ष रखा जाता है और उस आधार वर्ष के अनुरूप वस्तु और सेवाओं के मूल्य को स्थिर कर दिया जाता है। आधार दर पर जीडीपी में परिवर्तन तभी देखा जाएगा जब उत्पादन परिवर्तित होगा और इसमें से वर्तमान में इसकी गणना के लिए जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। ये भी ध्यान रखना 2011-12 इसका आधार वर्ष है। तो ये पूछा जा सकता है और आप जीडीपी एट बेस प्राइस समझ गए कि भाई इसमें से एक आधार रखा जाता है, अगर उत्पादन में परिवर्तन होगा तभी यह बढ़ेगी, अन्यथा इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसी वजह से इसको रियल जीडीपी भी कहते हैं, इसी वजह से क्योंकि इसमें न इन्फ्लेशन और इसमें से जो मुद्रा संकुचन और महंगाई के प्रभाव को इसमें से सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, चलो अब देखो लागत मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, एट फैक्टर प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। देखो भाई इसकी गणना बाजारी मूल्य पर जीडीपी से करी जाती है, जैसे कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इस जीडीपी की गणना भाई मार्केट प्राइस पर, ध्यान से सुनना, मार्केट प्राइस पर की जाती है। वस्तु और सेवाओं के मूल्य को अप्रत्यक्ष कर परिदान भी प्रभावित करते हैं, तो अप्रत्यक्ष कर जो है जीडीपी को बढ़ा देता है और परिदान जो है जीडीपी को नीचे ले आता है। तो लागत मूल्य पर जीडीपी की गणना में जो है अप्रत्यक्ष कर और परिदान के प्रभाव को खत्म कर दिया जाता है और इस उद्देश्य से बाजारी दर पर जो जीडीपी निकलती है उसमें से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाएगा, क्योंकि यह मूल्य को बढ़ा देता है, और जो सब्सिडी है, परिदान है, इसको जोड़ दिया जाएगा क्योंकि यह मूल्य को नीचे कर देता है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि भाई जो प्रत्यक्ष कर और जो अप्रत्यक्ष कर है तो उसका जो प्रभाव है इसमें से सब्ट्रैक्ट और ऐड किया जाता है। तो इसके माध्यम से हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं भाई? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपने इसे देखा कि भाई जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ऐसे समझो, इसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। हमें लागत मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद निकालना है। लागत मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, कोई बात नहीं है, इज इक्वल टू बाजारी मूल्य पर सकल घरेलू, बाजारी मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर। क्यों? ये बढ़ा देता है इसके रेट को, तो इसे घटा दिया जाएगा, तो माइनस अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर प्लस सहायकी सब्सिडी। क्यों? क्योंकि भाई ये घटा देती है, तो सहायकी इसके जीडीपी के रेट को ये घटा देती है, तो ये ऐड कर दिया जाता है और अप्रत्यक्ष कर घटा दिया जाता है। तो जीडीपी जो है लागत मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद निकल आता है, यानी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, या जीडीपी एट करंट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो ऐसे हम लागत मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद निकालते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। तो पहले मैंने आपको बताया कि भाई बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसको ऐसे लिखते हैं, जीडीपी एमपी
मतलब किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासी और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों के द्वारा बाजार मूल्य पर व्यक्त मूल्य वर्धनों का योग और संपूर्ण अंतिम वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य ही जो है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। बाजारी मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ऐसे समझो कि भारत में एक वित्तीय वर्ष जो है ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक माना जाता है कि नहीं माना जाता है? भारत में एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। तो यहाँ देश की जो घरेलू अर्थात आर्थिक सीमा के अंतर्गत देश की भौगोलिक, राजनीतिक, सामुद्रिक सीमा, वायुमंडल और सीमांतगत जल क्षेत्र और शेष विश्व में जो सीमांतगत विदेशी अंतः क्षेत्र जैसे कि दूतावास, सैनिक अड्डे, ये सभी इसमें से ध्यान रखना शामिल होते हैं। ठीक है, केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य इसमें से शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय के आकलन में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं होता है। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो ऐसे समझो, देखो उदाहरण के लिए एक किसान के द्वारा, इसे ऐसे समझो, एक फार्मर के द्वारा इसमें से 1000 रुपए का कपास जो है उपजाया गया, उत्पादित किया गया। इससे एक धागा बनाने वाली जो कंपनी है, एक फार्मर है, इसने 1000 रुपए का कपास उपजाया। धागा बनाने वाली कंपनी के द्वारा क्रय इसका जो धागा बनाया गया और इस धागे का मूल्य 2000 हो गया। जो धागा बनाने वाली कंपनी ने इसे क्रय किया और धागा बना करके, तो इसका मूल्य क्या हो गया भाई? 2000 हो गया। धागा कंपनी ने क्रय किया, ठीक है। मान लो इसको 1000 पे बेचा, इसने धागा बना के 2000 पे बेच दिया। कपड़ा बनाने वाली कंपनी द्वारा इसे क्रय करके, फिर कपड़ा वाली कंपनी आ जाएगी, कपड़ा कंपनी, इसे क्रय करके 3000 पे मान लो बेच दिया गया। कितने पे भाई? 3000 पे बेच दिया जाता है। फिर अंत में एक रेडीमेड शर्ट निर्माता कंपनी कपड़े को क्रय करके शर्ट बना करके, मतलब देखो कपड़ा बनाने वाली कंपनी 3000 में, फाइनली एक शर्ट निर्माता जो है रेडीमेड, इसको ना ये कितना 4000 में बेच देती है। कितना भाई? 4000 में बेच देती है। तो राष्ट्रीय आय के आकलन में केवल 4000 शामिल किया जाता है और अंतिम वस्तुओं का जो मूल्य लेने से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य और दोहरी गणना की समस्या से इसमें से बचा जाता है। ठीक है, तो बाजार कीमत पर जो है जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें तो बाजारी कीमत पर इसे भी देख लो। तो आपने जो है इसको प्रॉपरली बाजारी कीमत पे कैसे आप ये निकालोगे, ठीक है। तो ये आपने प्रॉपरली इसमें से सारे टैक्सेस वगैरह इंक्लूडेड हैं, जैसे कि मैंने बताया जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड है, इसमें से इन्फ्लेशन ऐड है, इसमें से जो सब्सिडी वाला हिस्सा, ये सारी चीज इसमें से क्या भी ऐड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसको जो है मैंने जो बताया जीडीपी एट करंट प्राइस या नॉमिनल प्राइस या फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से जो परिधान, अप्रत्यक्ष कर, परिधान, मुद्रास्फीति, मुद्रा संचलन, इस सब का प्रभाव इसमें से सम्मिलित है। इसी वजह से मैंने एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास, ठीक है। तो आपने इस चीज को देखा। इसके बाद आप देखो मई 2019 में एक सरकारी आदेश से एनएसएसओ और सीएसओ का विलय कर दिया गया। यानी जो एनएसएसओ सरकारी आदेश के माध्यम से, एनएसएसओ ये ओ है, जीरो नहीं है, और सीएसओ इसका विलय कर दिया गया और इसके बाद इसका एक एनएसओ इसका निर्माण किया गया। यह नवनिर्मित संस्थान का जो नेतृत्व है मुस्पी यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के सचिव करते हैं। जो एनएसओ के अनुसार कोरोना महामारी के द्वारा उत्पन्न आर्थिक समस्याओं की वजह से वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय जीडीपी की समृद्धि दर -7.7 रहने की संभावना है। -7.7, ध्यान रखना माइनस है,
रहने की संभावना है। एनएसओ के आंकड़ों के अनुरूप भारत की जीडीपी वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही में, वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही में बहुत ज्यादा -23.9% तक गिर गई। यह गिरावट वर्ष 1990 जो है गिरावट वर्ष 1996 जब से भारत में तिमाही जीडीपी आंकड़ों की गणना प्रारंभ हुई सबसे तीव्र थी और कृषि क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्र में जो है समृद्धि हम नकारात्मक रही। सर्वाधिक जो गिरावट है वो कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण क्षेत्र में देखी गई जो कि -50.30 थी और वहीं किसी कृषि क्षेत्र में समृद्धि देखी गई वो कितने की 3.4% की। तो ये ध्यान रखना सबसे ज्यादा गिरावट कहां भाई, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण क्षेत्र में, और सबसे जो प्लस इसमें से जो सकारात्मक जो समृद्धि देखी गई वो कृषि क्षेत्र में। तो कृषि क्षेत्र के अलावा सभी जगह नकारात्मकता गिरावट देखी गई, लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट जो है वो निर्माण क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में देखी गई और जो समृद्धि है वो कृषि क्षेत्र में +3.45 के साथ। ठीक है, तो ये ध्यान। अब एक होता है टेक्निकल रिसेशन। ये टेक्निकल रिसेशन क्या होता है इसे समझ लो, फिर हम जीएनपी पे आते हैं। हाँ, टेक्निकल रिसेशन, तकनीकी रिसेशन, टेक्निकल रिसेशन किसी भी अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर यदि लगातार कंटिन्यूअसली 2 तिमाहियों में नकारात्मक रहे। कोई भी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है वो लगातार 2 तिमाहियों तक जो है ग्रोथ रेट है कंटिन्यूअसली फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में गिरावट दर्ज करे तो कहा जाता है कि वह अर्थव्यवस्था तकनीकी रूप से रिसेशन में चली गई है। कहा जाता है कि वह अर्थव्यवस्था तकनीकी तौर से रिसेशन में चली गई है। वहीं भारत की जीडीपी जो है जो भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रथम दो तिमाहियों में -23.9 माइनस कितना का गिरावट देखो -23.9 और फिर टोटल 7.5% देखने को माइनस का है रही। भारतीय अर्थव्यवस्था भी वित्तीय वर्ष 2020-21 में तकनीकी तौर से रिसेशन से ग्रसित रही और भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरी तिमाही में 0.7 की वृद्धि दर्ज करी है। 7 नहीं है, 0.4 है। ठीक है, इसकी समृद्धि दर्ज करके तकनीकी रिसेशन से बाहर आ गई। तो ये भी ध्यान रखना कि भाई तकनीकी रिसेशन, क्योंकि पूछा जा सकता है कि भाई टेक्निकल रिसेशन क्या है, तो अब आप समझा दोगे कि भाई अगर कोई अर्थव्यवस्था लगातार 2 क्वार्टर तक वो डिक्लाइन करती है, गिरावट दर्ज होती है, तो इसे टेक्निकल रिसेशन कहते हैं। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था दोनों क्वार्टर तक 2021 जो वित्तीय वर्ष रहा है फाइनेंशियल ईयर -23.9 का गिरावट दर्ज करते हुए इसके बाद जो है तीसरे मतलब जो क्वार्टर है वो रिसेशन से, तकनीकी रिसेशन से बाहर आ जाती है, क्योंकि +0.4% का वृद्धि दर्ज करता है। ओके, इसके बाद अगला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो, इसकी परिभाषा के अनुसार विश्व के किसी भी हिस्से में, ध्यान से सुनना, इसकी परिभाषा क्या है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में एक देश के नागरिकों, कंपनियों के द्वारा, एक देश के नागरिक और कंपनियों के द्वारा समस्त उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य के कुल योग को उस देश का जीएनपी कहते हैं। मतलब क्या है जरा समझना। कोई देश है, चलो हम भारत की ही बात करते हैं, तो भारत के नागरिक, सिटीजन और कंपनियों के द्वारा जो हैं, कंपनियों के द्वारा उत्पादित समस्त वस्तु और सेवा यानी जो उत्पादित गुड्स एंड सर्विसेज के कुल योग के भाई कुल योग उस देश का जीएनपी कहलाता है। उस देश का ये ग्रॉस
सॉरी जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी कहलाता है। समझ में आया? अब देखो इसमें से क्या होता है कि जीएनपी की गणना में यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कहाँ हो रहा है, जीडीपी के जस्ट अपोजिट है। उसमें यह महत्वपूर्ण है कि कहाँ हो रहा है, उसमें यह कतई महत्वपूर्ण नहीं था कि कौन कर रहा है, लेकिन इसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कहाँ हो रहा है, बल्कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन जो है हो कहाँ रहा है। महत्वपूर्ण ये नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह हो रहा है कि कौन एक्चुअल में कर रहा है, वस्तु गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन कर कौन रहा है। परंतु वास्तव में इसकी गणना जो है वो डिफरेंट तरीके से होती है। अब एक देश में कार्यरत विदेशी कंपनी अपने आय का एक हिस्सा लाभांश के तौर से, यानी मतलब जो लाभ का एक हिस्सा है वह अपने देश भेजती है, और ऐसे सभी भुगतानों को सम्मिलित तौर से निव्वल बहिर्वाह यानी नेट आउटफ्लो कहा जाता है। मान लो कि वहां की कोई एक कंपनी, मान लो जनरल मोटर कोई अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, भारत में मान लो कि इसने गाड़ियों का निर्माण कर रही है, तो भाई जो कंपनी तो अमेरिका की है, तो एक शेयर लोगों का इसमें से शेयर होगा, तो अपना एक लाभ का हिस्सा वहां भेजती है कि नहीं, एक लाभांश भेजती है। जो बाहर उस अपने देश भेजती है इसको नेट आउटफ्लो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? नेट आउटफ्लो। इससे भिन्न एक अन्य देश में कार्यरत एक देश की कंपनी अपने आय का एक हिस्सा वापस अपने देश भेजती है। मान लो भारत की कोई कंपनी जैसे कि टाटा इंडस्ट्री, मान लो टाटा ग्रुप, तो वहां कोई कंपनी है तो अपने देश भी तो लाभांश का एक हिस्सा भेजेगी, तो अपने देश, तो इसको नेट इनफ्लो कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? नेट इनफ्लो कहा जाता है, नेट इनफ्लो कहेंगे। तो जीएनपी की गणना में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की गणना में, एक देश की जीडीपी में जो नेट आउटफ्लो है, ध्यान से सुनना, नेट आउटफ्लो को घटा देंगे, नेट आउटफ्लो वाला हिस्सा घटा देंगे, इसमें से जो नेट इनफ्लो वाला हिस्सा है वो ऐड कर देंगे, तो जीएनपी निकल आएगी, जीएनपी निकल आएगी। इसकी परिभाषा को एक बार और समझो तो आसानी से समझ पाओगे। भाई मैंने कहा कि विश्व के किसी भी हिस्से में एक देश के नागरिकों या उस कंपनियों के द्वारा उत्पादित कोई भी दुनिया के कहीं भी हिस्से में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य के कुल योग का उस देश का जीएनपी कहते हैं। मतलब हमारे देश की कंपनियां कहीं भी प्रोडक्शन करें वो जीएनपी के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा, जीएनपी के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरे की जो कंपनी है वो क्या करे, हमारे यहाँ जो उत्पादन करे तो वह जीएनपी के, बेशक हमारे यहाँ भारत में सीमाओं के अंदर उत्पादन करे, वो जीएनपी के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसी वजह से जो माइनस का जो नेट आउटफ्लो है उससे क्या किया जाएगा? घटा दिया जाएगा, और जो नेट इनफ्लो है वो भारत, मतलब वो हमारी जीएनपी के साथ कंसीडर किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। जरा इसका ऐसे फॉर्मूला देखो, जीएनपी इज इक्वल टू जीएनपी तो नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी वही करंट है ना, एक ही चीज है, नॉमिनल जीडीपी माइनस नेट आउटफ्लो, नेट आउटफ्लो प्लस नेट इनफ्लो, नेट इनफ्लो, ऐसे जीएनपी निकालते हैं। अब आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा, मैं एक चीज इसको थोड़ा सा और साधारण वे पे समझाऊंगा, क्योंकि इसमें आप ना थोड़ा बहुत डाउट हो रहा होगा। देखो भैया, जीडीपी को बताया कि हमारा ये देश है, ऐसे समझना, इस देश की सीमाओं के अंदर चाहे हमारी कंपनी हो या किसी और की कंपनी हो, कतई फर्क नहीं पड़ता, जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उत्पादित अंतिम वस्तु के मूल्य का कुल योग, जो वस्तु और सेवाओं के कुल अंतिम उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य का जो है अंतिम मूल्य जो होता है, तो उसको जीडीपी के अंतर्गत, उसी को जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ये नॉमिनल जीडीपी। तो देश की सीमाओं के अंदर, वेरी गुड, कोई बात नहीं है। लेकिन जीएनपी क्या है? जरा जीएनपी को एक तरफ सुन लो। तो जीडीपी तो आपने आसानी से समझ लिया कि भाई देश की सीमाओं के अंदर। वहीं जीएनपी क्या है
कि हमारे नागरिकों के द्वारा, हमारी कंपनियों के द्वारा दुनिया में कहीं भी प्रोडक्शन हो रहा है, अगर अमेरिका में हो रहा है, अमेरिका में, तो वो ऐड कर दिया जाएगा। अगर दुनिया की कोई कंपनी मान लो हमारे यहाँ क्या कर रही है कि प्रोडक्शन कर रही है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो जैसे कि ऐसे मान लो कि इसमें से जो नॉमिनल जीडीपी है, तो आउटफ्लो मतलब दुनिया की कोई कंपनी है उसको घटा दो, जो है जिस चीजों का वस्तु और सेवा का उत्पादन कर रही है उसको घटा देना है। लेकिन वहीं दूसरे यहाँ की मान लो कोई पाकिस्तान, मतलब हमारे यहाँ की कंपनी पाकिस्तान में है, तो उसका क्या कर देना है, जोड़ देना है, उसको जोड़ देना है। ठीक है, तो ये नेट इनफ्लो। तो ऐसे हम जीएनपी निकालते हैं, ऐसे जीएनपी निकालते हैं। एक देश की सीमा के अंदर उपस्थित किसी अन्य देश के दूतावास या हाई कमीशन या एक हाई कमीशन को ध्यान से सुनना, एक देश की सीमा के अंदर, मान लो हमारे देश की सीमा के अंदर उपस्थित किसी दूसरे देश का जो दूतावास है, एम्बेसी है, हाई कमीशन है, इसको एक विदेशी क्षेत्र माना जाता है। ध्यान रखना, इसको एक विदेशी क्षेत्र माना जाता है। और एक दूतावास के अंतर्गत जो भी संसाधन उत्पादित किए जाते हैं वह उस देश के माने जाते हैं जहां जिसकी एम्बेसी है। और इसका एक दूतावास, मान लो जिसका यह दूतावास है, इस उत्पादित संसाधन को उस देश जो है अपनी जीडीपी में शामिल नहीं कर सकता है जहां यह दूतावास है। ऐसे समझो इसको और साधारण भाषा में, भैया ये भारत है, मान लो कि नॉर्थ ब्लॉक में, बस उदाहरण दे रहा हूं कि यूएसए की एम्बेसी है और इसी नॉर्थ ब्लॉक में मान लो कि कोई ये एम्बेसी के अंदर कोई चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल कुछ सर्विस ये दे रहे हैं, तो वो सर्विस का फाइनली वैल्यू होगा कि नहीं होगा, फाइनली वैल्यू तो होगा ही होगा। तो भाई ये जो फाइनल वैल्यू है ना, ध्यान रखना, ये भारत की जीडीपी के साथ कंसीडर नहीं होगी, बल्कि उस देश की जीडीपी अर्थात अमेरिका यूएसए की जीडीपी के साथ कंसीडर होगी, क्योंकि यह क्षेत्र विदेशी क्षेत्र माना जाता है, ये दूतावास या हाई कमीशन जहां उसकी जिस देश की एम्बेसी है। तो ये ध्यान रखना, यूपीएससी यहाँ चकमा दे सकती है और जरूर देगी। तो ये समझ गए बहुत आसानी से, उम्मीद करता हूं यहाँ तक किसी भी बच्चा लोग को कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आपने इसे देख लिया है कि भाई जीएनपी एक्चुअल में क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें से करीब देखो हम एक चीज और इसमें से मैं आपको बता दूं, नेट जो है एनएनपी, यानी एनएनपी, इसे देख लो, ये छोटा सा सब हेडिंग है, फिर आगे मैं दूसरी चीज बताने वाला था तो उसे बाद में, क्योंकि इसे समझाना जरूरी है। देखो भाई, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट मतलब ही कुछ निवल की बात हो रही है, एक्यूरेसी की बात हो रही है, एक्यूरेट की बात हो रही है। नेट नेशनल, देखो जरा ये क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया में क्या भाई, वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया में और सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया में, ऐसे लिखो, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया में मशीनों और उपकरणों का प्रयोग होता है, किया जाता है कि नहीं, होता ही है। इसके कारण मशीनें और उपकरण घिस घिस कर खत्म हो जाते हैं। तो भविष्य में इन मशीनों और उपकरणों को प्रतिस्थापित करने के लिए एक कंपनी, मतलब इनको हटाने के लिए, नया सामान लाने के लिए एक कंपनी प्रतिवर्ष अपने राजस्व में से, रेवेन्यू में से एक हिस्सा अलग उठाकर रखती है, इससे मूल्य ह्रास या डिप्रिसिएशन या फिर अवचय कहते हैं, इसको अवचय कहते हैं। तो जब सकल वाले हिस्से में से अवचय को घटा दिया जाता है तब इसे निवल या फिर शुद्ध कहते हैं। अब यदि मान लो जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से अवचय वाले हिस्से को घटा दिया जाए, तब बचा हुआ हिस्सा एनडीपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी
एनडीपी, ठीक है, ये एनडीपी कहलाएगा। और ह्रास वाले हिस्से को जो है अगर जीएनपी से हटाया जाए, ह्रास वाले हिस्से को अगर मान लो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है इससे घटाया जाए तब एनएनपी की प्राप्ति होगी। तब किसकी भाई? एनएनपी की प्राप्ति होगी। जरा एक बात इसे समझो, मैंने कहा निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, निव्वल एनएनपी, ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी जो है, जीडीपी से जो मूल ह्रास वाला हिस्सा, कौन मूल्य ह्रास? मैं भी बताता हूं। देखो भैया ऐसे समझो, भारत में कोई कंपनी है ना, भारत में कोई कंपनी है, उत्पादन कर रही है। जैसे कि कोई कंपनी मान लो उसका कोई मशीन लगा है और वो उत्पादन कर रही है, तो प्रत्येक वर्ष उसको अब नई मशीन तो लगाना पड़ेगा, वो घिस घिस के खत्म हो जाएगी। तो उसकी रेवेन्यू से मान लो ये 100 रुपया का उत्पादन कर रही है, उदाहरण के तौर पे समझो 100 रुपए का उत्पादन है, लेकिन 10 रुपया उस कंपनी को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रत्येक साल अलग हटा के रखा जाता है। तो ये जो 10 रुपया, ये जो ह्रास वाला, इसको ह्रास कहते हैं, ह्रास। तो ये जो मूल ह्रास वाला हिस्सा अगर हम इस 100 रुपए में, अब मान लो पूरी जीडीपी 1000 की है, 1000 की, तो ये वाला हिस्सा अगर मान लो घटा दें, बहुत सारा हिस्सा होगा, मतलब और भी कंपनियां, एक ही थोड़ी ना कोई कंपनी है, तो जो 990 बचेगा ये एनएनपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? एनएनपी कहलाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्या कहलाएगा? एनएनपी कहलाएगा। अगर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सॉरी मैं क्या जीडीपी पे बोल रहा था ना, यहाँ पे जीडीपी मत, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी में से अगर इसे घटा दिया जाता है तब एनएनपी निकल के आएगा। अगर जीडीपी में घटाया जाएगा, ध्यान रखना, तब ये एनडीपी निकल के आएगा यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर इसको जीडीपी में घटा दिया जाए ये मूल ह्रास वाला हिस्सा, तब एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी निकल के आएगा। क्या आएगा भाई? एनडीपी निकल के आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कल इसे एक बार थोड़ा सा और आपको समझा दूं, कल एक बार और समझा दूं, ठीक है। एक बार थोड़ा सा जीएनपी सुन लो, क्योंकि जीएनपी यहाँ देखो, जीएनपी क्या था? बाजारी मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जो है आउटफ्लो को माइनस कर देना है, इनफ्लो को ऐड कर देना है। और जीएनपी जो है, अगर इसमें जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटा दिया जाए तो निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी निकल के आ जाएगा। अगर मान लो ऐसा समझो कि जीडीपी में से नेट जो डेप्रिसिएशन है, इस डेप्रिसिएशन मूल ह्रास को घटा दिया जाए, तब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात एनडीपी निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एनडीपी निकल के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सारी चीजों को समझ गए होंगे। ठीक है, एक चीज और मैं थोड़ा सा और आपको समझा दूं, एक उदाहरण के तौर पे वही मैं जीएनपी एट मार्केट प्राइस को समझाने वाला हूं, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। शायद इससे और आसानी से समझ जाओ। देखो भाई, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी एक वित्तीय वर्ष के, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीडीपी एक वित्तीय वर्ष के दौरान केवल निवासी उत्पादक इकाइयों अर्थात देश के निवासियों के द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या फिर बाहर कीमत पर, बाहर मान लो कीमत पर व्यक्त मूल्य के वर्धन का जो योग है, सभी अंतिम उत्पादित वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। तो अपने जीडीपी जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जो कि मैं उसको असाधारण भाषा में या अंतर आप ऐसे समझो कि भाई जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में क्या अंतर है? अंतर तो बताया था, एक देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत निवासी और गैर निवासियों के द्वारा अर्जित आय किए गए कुल उत्पादन का सकल घरेलू उत्पाद जो है वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहलाता है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस। वहीं एक देश की आर्थिक सीमा के भीतर और बाहर केवल निवासियों के द्वारा अर्जित आय, यहाँ पे केवल निवासी हैं, कुल उत्पादन को सरकार का जीएनपी एट मार्केट प्राइस कहा जाता है।
जीएनपी एट मार्केट प्राइस, अर्थात ऐसे मान लो जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस विदेशियों से प्राप्त होने वाला निवल आय, विदेशों से प्राप्त होने वाला निवल आय, तो जीएनपी निकल आएगा, प्राप्त होने वाला निवल आय। ठीक है, यानी विदेशों से प्राप्त होने वाला जब निवल आय, तो इसमें से आप ये कहो, इसको भी निकालो अगर, तो देश के निवासियों के द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय माइनस गैर निवासियों के द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय, तो फिर विदेशों से प्राप्त होने वाला निवल आय निकल आएगा। ठीक है, अब बाजार कीमत पर जो है यानी एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, वो मैं कल डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं हम। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।